उनके जीवन से जुड़े हुए अनछुए पहलू जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जरा वो देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुलायम सिंह के सियासी ग्रंथ में एक पन्ना ऐसा भी है जब यूपी में इस नारे ने धूम मचा दी। मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद मुलायम सिंह ने लोहिया आम्बेडकर वाले फॉर्मूला पर काम शुरू किया। इस कड़ी में मुलायम सिंह यादव ने तब के बड़े दलित नेता काशीराम के साथ हाथ मिलाया। दलित पिछड़ा वाले इस सियासी समीकरण ने ऐसा जादू चलाया कि मुलायम सिंह की साइकिल लखनऊ की सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। 1993 में एसपी-बीएसपी गठबंधन को 176 सीटें मिली और बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। मुलायम सिंह ने छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह ने अपने सियासी सफर में कई बार लोगों को चौंकाया और चौंकाने वाला ऐसा ही एक फैसला मुलायम सिंह ने 2009 में लिया, जब उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह का समर्थन कर दिया। 2009 में बीजेपी का साथ छोड़कर कल्याण सिंह एटा से निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के लिए सभा करके वोट मांगे। इसका असर यह हुआ कि पार्टी में बगावत हो गई। मुलायम के करीबी और पार्टी के सीनियर नेता आजम खान बिफर गए। दरअसल कल्याण सिंह के सीएम रहते ही यूपी में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। कल्याण सिंह के समर्थन का असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा और समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे क्षण बार बार आए। सरकारें बनी हैं, बदली हैं। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पहले ही सिमट गए। 161 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने की योजना भी बनाई, लेकिन समर्थन न मिलने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन तक चल पाई। लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। वीपी सिंह के इनकार के बाद प्रधानमंत्री की रेस में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का नाम आगे आया, लेकिन चारा घोटाले ने लालू की दावेदारी पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन लालू यादव इसके विरोध में खड़े हो गए और मुलायम सिंह यादव के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और देवेगौड़ा सरकार में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। बात साल 2008 की है, जब लेफ्ट के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर वामपंथी दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 145 सीट वाली कांग्रेस अल्पमत में आ गई। परमाणु करार को देश के लिए जरूरी बताकर मुलायम सिंह ने मनमोहन सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया और सरकार बचा ली। इस परमाणु संधि के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए। जनता ने भी 2009 लोकसभा चुनाव में इस फैसले पर मुहर लगाई और कांग्रेस ने पहले से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। हालांकि 2004 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की सीटें कम हुई और समाजवादी पार्टी को मनमोहन सरकार में भी जगह नहीं मिली। बावजूद इसके कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सरकार का समर्थन किया। मुलायम सिंह यादव की ओर से बार बार इस बारे में जो आने वाली पीढ़ियां हैं राजनीति में, उनके लिए ये जिक्र किया जाता कि अगर आपको राजनीति में लंबा चलना है, टिकाऊ रहना है, तो 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। 3 शब्दों का इस्तेमाल वो करते थे: पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा यानी कि प्रचार,
खर्चा यानी कि संसाधन और चर्चा यानी कि आप लगातार बने रहें, लोगों के बीच में रहें, आम जनमानस से जुड़े रहें और इसके जरिए आगे बढ़ेंगे, तभी राजनीति में आप लंबे वक्त तक के लिए टिक पाएंगे। ऐसे थे मुलायम सिंह यादव। आशीष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग, अब सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि कई बार हम सब ने देखा है मुलायम सिंह यादव ने अपनी विचारधारा से बिल्कुल अलग इतर जाते हुए कई ऐसे फैसले किए जिससे लोगों को बहुत चौंकाया। उनका पहला फैसला जब जनता पार्टी के समर्थन से पहली बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बनते हैं 1989 में। उनका दूसरा फैसला बाबरी विध्वंस के बाद जब वो कांशीराम के साथ जाकर बीजेपी को हराने के लिए चुनावी मैदान में जाते हैं और जीत हासिल करते हैं। उनका तीसरा बड़ा फैसला 2009 में जिस कल्याण सिंह के सबसे ज्यादा मुखालफत वो किया करते थे, उस कल्याण सिंह को वो एटा से समर्थन दे देते हैं और वो जीतकर सांसद चुने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के ये जो चौंकाने वाले फैसले रहे हैं, आज की तारीख में इन फैसलों को कैसे देखा और सुना जाए, पढ़ा जाए? दिबांग जी हाँ, देखिए ये उनके चौंकाने वाले फैसले रहे। एक तो वो बड़े प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक किस्म के नेता रहे। आपने उल्लेख किया किस तरीके से वो उन्होंने हाथ मिलाया कांशीराम के साथ। अभी हम देखें तो अखिलेश यादव ने किस तरह से हाथ मिलाया मायावती के साथ। लेकिन अगर आप देखें तो इसका एक पास्ट भी है। ये बड़ी कोशिश की थी लोहिया जी ने भी कि किसी तरह से B.R. अम्बेडकर के साथ वो रहें, और उनका ये कहना था कि अगर पिछड़े और दलित मिल जाएं तो बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी संख्या बनती है और इस बड़ी संख्या के आधार पर बहुत कुछ किया जा सकता है देश में। और मैनकाइंड नाम की एक पत्रिका थी, वो एडिट करते थे लोहिया जी। उन्होंने आर्टिकल लिखने के लिए उनको चिट्ठी लिखी। जब वो बाई इलेक्शन लड़े, वहाँ पर प्रचार करने गए लोहिया जी, मिलने की भी बात हुई लेकिन दोनों मिल नहीं पाए, लोहिया और B.R. अम्बेडकर। लेकिन तब से एक ये कोशिश रही, और जितने भी समाजवादी रहे उनकी हमेशा ये कोशिश रही कि पिछड़ों को किसी तरह से दलितों के साथ मिलाया जाए। अगर आपको ध्यान हो तो शुरुआती जितने भी नेता रहे समाजवादियों के, वो सब पिछड़ा वर्ग से नहीं रहे। तो बड़ी कोशिश रही कि पिछड़ों को। आपके पास अखिलेश यादव यहाँ पर आ गया है। बहुत देर से उनके जो चाहने वाले थे वो इंतजार कर रहे थे। अखिलेश यादव देखिए उनके गले में जनेऊ है, चूंकि पूरी प्रक्रिया जो अंतिम संस्कार की है वो पूजा पाठ के जरिए आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत देर से उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे, तो वो आगे आते हैं, सभी का हाथ जोड़ते हैं, अभिनंदन करते हैं, उसके बाद वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये देखिए अखिलेश यादव को देखने के लिए वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, और कई ऐसे जो विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी मुझे मंच पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इन चेहरों पर भी आपकी टिप्पणी दिबांग में चाहूंगी, और लोगों का जो हुजूम वहां पर उमड़ा पड़ा है। देखिए अब समाजवाद की विचारधारा को मजबूती से आगे ले जाने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव के कंधे पर है। पूरी वो भूमिका को निभा रहे हैं, बेटे की भूमिका को निभा रहे हैं अखिलेश यादव। जितने भी जो भी वहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान है वो सब कर रहे हैं। वहाँ हम देख रहे हैं कि जनेऊ के साथ दिखाई दे रहे हैं और बड़े नेता आए हुए हैं, भारी भीड़ है। आप किस तरह से वो वहाँ कर पा रही हैं, ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि मैंने इनकी रैली देखी हुई है। बड़े लोग बहुत जोश में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, और एक नया प्रचलन हो गया है आज। अब देख रहे हैं ये जो लगातार फ़ोन है, वीडियो लोग लगातार बनाते रहते हैं, तो उसके लिए भी धक्का मुक्की काफ़ी वहाँ पर हो रही होगी फिलहाल, ये जो दिखाई दे रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से संभाला है समाजवादियों की ये जो कोशिश थी, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि आप पिछड़ों को और दलितों को एक साथ लाने की कोशिश करें, इस पर वो काम कर रहे हैं। पिछड़ों का जो बेस है वो बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मुस्लिम नेता हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंची जाति और दूसरी जातियों के जो नेता हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये कोशिश हम देख रहे हैं, और ये कोशिश हम उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जगह देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये दो बड़े राज्य हैं उत्तर भारत के, जहां समाजवादी नेताओं ने अलग अलग तरीके से काम किया। कर्पूरी ठाकुर जी वहाँ पर काम किया करते थे, और इनमें अगर आप देखें समाजवादी नेता जब शुरुआती दौर के थे तो उसमें पिछड़े बहुत कम हुआ करते थे, तो पिछड़ों को मौका मिला। और वो यही कहते थे पिछड़े जो शुरुआती पिछड़े आएंगे, उनके बाद जो अगली पीढ़ी आएगी वो एक उनसे कहीं ज़्यादा
कमिटेड होंगे इस कॉज के लिए, और वही हम एक तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ तेजस्वी यादव हैं, यहाँ अखिलेश यादव हैं, तो एक बड़ा परिवर्तन के दौर से अगर आप ये देखें, ये जो आंदोलन जो शुरू हुआ था लोहिया जी से, फिर लालू यादव, मुलायम सिंह यादव के रास्ते वो अब पहुंच रहा है तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव। तो बड़ी निगाहें हैं इन पर, बड़ी उम्मीदें हैं कि किस तरीके से ये उसको और रिफाइन करें, उसमें जो भी खामियां हैं उनको दूर करें और एक नई सोच के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ काम करें। तो हम यहाँ देख रहे हैं अखिलेश यादव इसलिए जुटे हुए हैं। और एक बात जो मेरे ख्याल से दोनों नेताओं को सीखने की है, युवा नेताओं को सीखने की है, जो मुलायम सिंह यादव ने कर दिखाया। आप लोगों से मैं बात कर रही थी सुबह, मैं सुन भी रहा था बाकी, और मैंने भी खुद भी अनुभव किया है कि किस तरीके से आपको छोटे से छोटे व्यक्ति को, कार्यकर्ता को उससे बात करनी है, एक संवाद करना है, उसको ये एहसास दिलाना है कि वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ये जो जब आप ये कला सीख जाते हैं, जब आपके अंदर ये गुण आ जाता है, तब आप इस तरह की भीड़ जुटा पाते हैं, तब लोग स्वतः चले आते हैं। आज ये बुलवाए हुए लोग नहीं हैं। और मेरे ख्याल से जितनी भी रैली की होंगी उनमें से सबसे बड़ी ज़्यादा भीड़ जो होगी वो आज आई है, जिसमें लोग खुद आते हैं, क्योंकि ये वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप किसी एक से बुलाकर बात करें, वो 36 लोगों को और बताता है, आगे इस तरह से बात फैलती है। तो ये युवा नेताओं को, ये जो खासतौर पे 2 युवा नेता हैं, इन लोगों को सीखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से एक बैरियर को तोड़ना है। आप सत्ता में हैं, आप बैरियर, आपको इनको एक चुनौती है, क्योंकि इनके जो चाहे लालू यादव हो चाहे मुलायम सिंह यादव हो, वो ज़मीन से उठकर आए, उन्होंने सत्ता देखी नहीं थी, वो सत्ता तक पहुँचे। इन लोगों के लिए चुनौती है कि ये इनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनके पास एक बैरियर है। आप एक किले में बंद रहते हैं, आपको किले की दीवार से बाहर निकलकर, दरवाजे से बाहर निकलकर आम लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की ये पार्टी है, जिस तरह का वोट बैंक है, उसमें गरीब से गरीब, आम से आम व्यक्ति से जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक आगे का बहुत रास्ता नहीं महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। दिबांग में फौरन लौटूंगी आपके पास, फौरन लौटूंगी। अब जो नई पीढ़ी है समाजवादी विचारधारा की, वो कैसे अपने पिता की इस परिपाटी को, इस परंपरा को, उनकी विचारधारा को आगे ले जाती है, कहां तक ले जाने में कामयाब रहती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मेला ग्राउंड में लोगों का रेला लगा हुआ है, लगातार लोगों की तादाद बढ़ती हुई चली जा रही है। दूर दूर से लोग अपने जननायक की झलक पाने के लिए बेताब इस वक्त इस मेला ग्राउंड में नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले, आपसे कुछ ही देर पहले उत्तर प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री ने आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। कल्याण सिंह के बेटे भी मंच पर पहुंचे, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक तरफ ब्रजेश पाठक तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने परिवार वालों को ढांढस बंधाया और जाकर नेताजी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। विरोधी दलों के लोग हों या फिर खुद उनके साथी दलों के लोग हों, सभी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक युग का ये पदक्षेप जरूर है, लेकिन समाजवादी आंदोलन के पुरोधा ने जो अलग लोगों के बीच जलाई, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तस्वीरें आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, लोगों को जितना मना किया जा रहा है उतना ही लोग वहां पर लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब मंच पर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरों में आप देखेंगे कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, और नीचे से कोई लोग जबरदस्ती ऊपर चढ़ जाते हैं, और उनको मैनेज करना यकीनन इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए। पुलिस वालों की भी भारी तादाद में, दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए, मंच पर पुलिस की भी तादाद बढ़ा दी गई है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं पुलिस वालों की कितनी भारी तादाद इस वक्त मंच के ऊपर मौजूद है, क्योंकि लोग नीचे से ऊपर चले जाना चाहते हैं और वो जाकर बिल्कुल पास से नेताजी के दर्शन कर लेना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अभी पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। अखिलेश यादव नीचे जमीन पर ही मंच पर बैठे हुए हैं। जसवंत नगर के विधायक, उनके चाचा शिवपाल यादव उनके बगल में बैठे हुए हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद है, वो मुझे मंच पर दिखाई दे रहे हैं, शिवपाल यादव के सामने बैठे हुए हैं। राम गोपाल यादव हो, 111 जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के या दूसरे दलों के जितने भी नेता हैं, वो लगातार मंच पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। और नीचे जो कार्यकर्ता हैं वो भी चले जाना चाहते हैं, ताकि मंच पर जाकर अपने नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएं। लोहिया की विचारधारा को
मानने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन यकीनन समाजवादी आंदोलन के अग्रणीता के तौर पर उन्होंने जो अपनी पहचान बनाई, जो जगह बनाई, वो अभूतपूर्व है। यही कारण है कि आज समूचा उत्तर प्रदेश 3 बार के मुख्यमंत्री रहे यूपी के, देश के सबसे बड़े सूबे के अपने नेता को याद करता हुआ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। 2 घंटे का और इंतजार, 2 घंटे के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए उनको लेकर जाया जाएगा, उसको लेकर भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। न भूतो न भविष्यति, ये जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, उस जमीन पर, सैफई की उस जमीन पर जहाँ पर अपनी जिंदगी का ABC सीखा नेताजी ने, जहां पर राजनीति का कहरा सीखा नेताजी ने, जहां पर पहलवानी के गुण सीखे, जहां पर शिक्षक का कार्य किया और जहां पर एक बार राजनीति में आए तो उसके बाद फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी प्रेम उनका सभी जानते हैं कि किस तरह से हिंदी को आगे बढ़ाने में उनकी ओर से जब जब वो बड़े पदों पर रहे तब तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसके साथ ही साथ दलितों की, गरीबों की, पिछड़ों की, उनकी बात वो करते थे। जातिवाद के आरोप अक्सर उनके ऊपर लगे कि जातिवादी नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं, लेकिन हर बार इसको तोड़ते हुए वो कहते थे, अपने तमाम नेताओं का, जो दूसरे पंक्ति के नेता थे उनका नाम गिनाते हुए बोलते थे कि बताइए मेरे बाद आखिर वो कौन लोग हैं जो यादव समाज से आते हैं। तो इस तरह से जो सवाल थे उसको काटने की कोशिश माननीय मुलायम सिंह यादव की ओर से की जाती रही है। कई ऐसे किस्से हैं जिसके बारे में मैं भी दूंगी आपको जानकारी, लेकिन उसके पहले उनके जीवन से जुड़े हुए अनछुए पहलू जो आप तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जरा वो देखते हैं इस रिपोर्ट में। मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। मुलायम सिंह के सियासी ग्रंथ में एक पन्ना ऐसा भी है जब यूपी में इस नारे ने धूम मचा दी। मिले मुलायम काशीराम तो हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद मुलायम सिंह ने लोहिया आम्बेडकर वाले फॉर्मूला पर काम शुरू किया। इस कड़ी में मुलायम सिंह यादव ने तब के बड़े दलित नेता काशीराम के साथ हाथ मिलाया। दलित पिछड़ा वाले इस सियासी समीकरण ने ऐसा जादू चलाया कि मुलायम सिंह की साइकिल लखनऊ की सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। 1993 में एसपी-बीएसपी गठबंधन को 176 सीटें मिली और बीजेपी सत्ता से दूर हो गई। मुलायम सिंह ने छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई और दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। मुलायम सिंह ने अपने सियासी सफर में कई बार लोगों को चौंकाया और चौंकाने वाला ऐसा ही एक फैसला मुलायम सिंह ने 2009 में लिया, जब उन्होंने बीजेपी के दिवंगत नेता कल्याण सिंह का समर्थन कर दिया। 2009 में बीजेपी का साथ छोड़कर कल्याण सिंह एटा से निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के लिए सभा करके वोट मांगे। इसका असर यह हुआ कि पार्टी में बगावत हो गई। मुलायम के करीबी और पार्टी के सीनियर नेता आजम खान बिफर गए। दरअसल कल्याण सिंह के सीएम रहते ही यूपी में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। कल्याण सिंह के समर्थन का असर लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी पड़ा और समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे क्षण बार बार आए। सरकारें बनी हैं, बदली हैं। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पहले ही सिमट गए। 161 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाने की योजना भी बनाई, लेकिन समर्थन न मिलने की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिन तक चल पाई। लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। इसके बाद कांग्रेस के समर्थन से तीसरे मोर्चे की सरकार बनाने की कवायद तेज हुई। वीपी सिंह के इनकार के बाद प्रधानमंत्री की रेस में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव का नाम आगे आया, लेकिन चारा घोटाले ने लालू की दावेदारी पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन लालू यादव इसके विरोध में खड़े हो गए और मुलायम सिंह यादव के नाम पर आम सहमति नहीं बन पाई।
इसके बाद एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने और देवेगौड़ा सरकार में मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बने। बात साल 2008 की है, जब लेफ्ट के समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, लेकिन अमेरिका के साथ परमाणु करार को लेकर वामपंथी दलों ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 145 सीट वाली कांग्रेस अल्पमत में आ गई। परमाणु करार को देश के लिए जरूरी बताकर मुलायम सिंह ने मनमोहन सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया और सरकार बचा ली। इस परमाणु संधि के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत हुए। जनता ने भी 2009 लोकसभा चुनाव में इस फैसले पर मुहर लगाई और कांग्रेस ने पहले से ज्यादा सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। हालांकि 2004 के मुकाबले समाजवादी पार्टी की सीटें कम हुई और समाजवादी पार्टी को मनमोहन सरकार में भी जगह नहीं मिली। बावजूद इसके कई मौकों पर मुलायम सिंह यादव ने मनमोहन सरकार का समर्थन किया। न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज आज सुबह से ही लगातार सीधे सैफई के इस मेला ग्राउंड से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। अब से 1.5 घंटे का और इंतजार। 1.5 घंटे के बाद नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दे दी जाएगी, मुखाग्नि दी जाएगी। उसके पहले की जो परंपरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निभाई जाती है, उसका निर्वहन करते हुए अखिलेश यादव, उनके बेटे, इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया यहां से समाप्त होने के बाद सीधे यहीं बिल्कुल पास में एक ग्राउंड है जहां पर नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले यहां पर सीधे मेनका गांधी और वरुण गांधी पीलीभीत के और सुल्तानपुर के दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे। उन्होंने नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस तरह से एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सिर्फ 1.5 घंटे का और इंतजार। 1.5 घंटे में पूजा पाठ को भी समाप्त करना है और 1.5 घंटे में जितने भी नेता हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी से अभी इंतजार किया जा रहा है, भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उन लोगों का। बाकी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंच पर मौजूद रहे, अखिलेश यादव के साथ बैठे रहे। अखिलेश यादव इस वक्त पूजा पाठ करते हुए जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उसका निर्वहन करते हुए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। न भूतो न भविष्यति, विरले ही ऐसे नेता पैदा होते हैं जिनके अंतिम संस्कार में सैलाब उमड़ पड़ता है। समंदर की तरह यहाँ पर एक ऐसी लहर जिसकी भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल। 3 बार तक मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक चुने गए, 7 बार सांसद बने, रक्षा मंत्री रहे देश के, ऐसे मुलायम सिंह यादव को पूरा देश दे रहा है नम आंखों से अंतिम विदाई। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे हुए थे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी ओर से मुलायम सिंह को याद करते हुए क्या कुछ कहा गया, सुनिए। सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने किस तरीके से आज याद कर रहे हैं नेताजी को? ये आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से थे और उनका सम्मान दलीय सीमाओं से बहुत परे, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों और चाहे अन्य कोई भी दल का नेता हो, मैं देखा हूं लगातार कल से सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आज उनको अंतिम विदा देने के लिए आए हैं। मैंने भी आज नेताजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री अखिलेश यादव जी, श्री शिवपाल जी, अपर्णा जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सांत्वना दी है, जो लाखों की संख्या में उनके समर्थक हैं, जो आज सब दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी यह दुख सहने की सामर्थ्य दे और श्री मुलायम सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दें। आपकी बातों से भी गम झलक रहा है। कोई एक बात नेताजी से जुड़ी हुई जो आपको हमेशा ताउम्र याद रहेगी, कोई एक सीख जो उन्होंने कभी दी हो, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, साझा करना चाहें? सबसे बड़ी बात, मैं जब 2017 का विधानसभा चुनाव था, हम लोग जीते थे और उस समय लोकसभा का सदस्य था, मैं गया था तो मेरी भेंट हो गई, मैंने प्रणाम किया, बहुत आदर बुजुर्ग हैं हमारे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस सब बात करके तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आशीर्वाद दिया। मतलब ये बड़े हृदय का व्यक्ति ही कर सकता है, अन्यथा हमारे खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सपा लड़ रही थी और भाजपा जीती और उसके बाद भी आशीर्वाद देना, ये नेताजी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, इसीलिए नेताजी कहते हैं। मैं उनको विनम्र करता हूं।
केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। तमाम तरह की यादें जो उससे जुड़ी हुई हैं उसको लेकर अब ये तमाम नेता अपनी यादों के साथ यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए, अपने आप में बड़ा दिलचस्प है उत्तर प्रदेश का चुनाव भी। एक तरफ इतने बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, अब से कुछ दिन पहले आप सभी को याद होगा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की जब बात आई थी, सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से पिछड़ों के नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। तो उनकी ओर से जवाब ये दिया गया था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो विधायक तोड़ कर लाएं और हम उनको समर्थन देकर सीएम बनाने के लिए हम तैयार हैं। पिछड़ों की जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में वो भी बिल्कुल अलग और अलहदा तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य के जरिए पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें वो कामयाबी भी हासिल कर रही है 2014 के बाद लगातार। तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जो उनके हिमायती होने का दावा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जाति की राजनीति में बंधे हुए हैं दो प्रदेश, खासतौर से एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार। यहाँ पर जाति अपनी अपनी सीमाएं भी तय करता है और कई बार सीमाओं को तोड़ करके ये भी तय करता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। इससे इतर जाते हुए अपने शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त की है केशव प्रसाद मौर्य को, आप सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त मंच पर आपको बताते चले, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भारी तादाद में लोग हैं। जस का तस जो जहां है, क्योंकि आगे आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, उसके बावजूद लोग बिल्कुल करीब से जाकर नेताजी को देखना चाहते हैं, महसूस कर लेना चाहते हैं। नेताजी की ये विरासत ही है जिसको लेकर अब अखिलेश यादव को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चुंबकीय आकर्षण नेताजी के भीतर था कि कैसे लोगों से जब जुड़ जाते थे तो वो उनके हो जाते थे, ये करिश्मा अखिलेश अब कैसे दोहराएंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। दिबांग मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए। दिबांग, सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि 2012 के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जब वो साइकिल लेकर निकले 2012 में कैसे प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी ने हासिल की, लेकिन एक बार जब बीजेपी का दौर आया, बीजेपी का, और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरें आपको बता दें कि अब पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाया जाएगा और उनको कंधा देने के लिए भी यहाँ पर उनके परिवार के लोग, तमाम लोग, और ये देखिए अब पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ वहाँ पर चल रही थी, जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है वो पूरा देश इस वक्त लाइव देख रहा है, न सिर्फ हमारे एबीपी न्यूज़ के कैमरे से, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई फेसबुक लाइव करके, कोई सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लाइव करके, कोई अपने मोबाइल कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करके चले जाना चाहता है। सबकी नज़रें भी मंच की तरफ हैं और सबके मोबाइल कैमरे भी मंच की तरफ हैं और अब पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए आखिर अब उसका इंतजाम कर लिया गया है। आपको बता दें, जिसके बाद राम नाम भी सत्य है इसकी गूंज सुनाई देगी और फिर नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। दिबांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिबांग, इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी, जो आता है वो यकीनन जाता है। गीता का सार भी यही है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तुम क्या लाए थे जो तुम खोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें मंच के इस वक्त नजर आ रही हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, क्या कहेंगे आप दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सारे बड़े नेता वहाँ पर इस समय पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही भावुक क्षण है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आए होंगे। आप आसपास देख रही होंगी, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों नम आंखें होंगी जो इस समय एक तरीके से अंतिम सलाम, अंतिम विदाई अपने प्रिय नेता को देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं लोग। और जितने भी घर परिवार वाले हैं उनमें भी हम देख रहे थे पिछले कुछ देर पहले कि धर्मेंद्र यादव बहुत फूट कर वहाँ रो रहे थे। अखिलेश, डिम्पल यादव भी दिखाई दे रही थी, उनकी भी आंखें भरी हुई थीं। जाहिर है भावुक क्षण हैं, परिवार के जो मुखिया हैं वो उनका अंतिम संस्कार है और अखिलेश हम देख रहे हैं कि बड़ी डिग्निटी के साथ वो सारा ये इसमें लगे हुए हैं कार्यक्रम में। और लगातार जैसे भीड़ बढ़ेगी तो चित्र जाहिर है लोग भी उसके साथ साथ वहाँ जाएंगे और वहाँ पर एक उस सबको किस तरह से संभाले रखना है वो भी सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और भीड़ लगातार बढ़ेगी और जैसे जैसे वो जाएंगे अपने स्थान पर, वहाँ ये भीड़ और बढ़ेगी ऐसा लगता है। हाँ, आप बात कर रही थी अखिलेश यादव के लिए, तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है, पर वो 12 के बाद से जो अखिलेश यादव और जो पिछले चुनाव में अखिलेश यादव दिखाई दिए, मैंने उनसे कई बार इंटरव्यू किए, तो एकदम एक परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई देते हैं। मेरा ही इंटरव्यू था लखनऊ में
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अपने साथ विधायक लेकर आएँ तो हम समर्थन देंगे, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो एक तरह से इस तरह की सोच, इस तरह की बातें करना अखिलेश यादव को अब वो सीख गए हैं। और बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी पार्टी को जहां परिवार की पार्टी हो, वहां इस तरह से संभालना। ये जो एक तरीके से बैटन ट्रांसफ़र किया जाता है एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसमें थोड़ा धचका खाती है पार्टियां। वो हमने देखा कुछ बिहार में भी हम देख रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही हम देख रहे हैं, पंजाब में भी यही कुछ दिखाई दिया, महाराष्ट्र में भी। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, अकाली दल की बात कर रहा हूँ, आरजेडी की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो वो दिखाई देता है। जबकि अगर आप बीजेपी देखें तो चूंकि एक परिवार की पार्टी नहीं है, लगातार एक के बाद एक नेता आ रहे हैं, तो जिस तरीके से बीजेपी ने समन्वय किया, पिछड़ों को जोड़ा, चाहे वो लोध नेता हों, कुर्मी नेता हों, लगातार उन्होंने समझ के उनको जोड़ते चले गए और वो एक कंसिस्टेंसी उसमें नज़र आई, एक सोच नज़र आई। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी होने से ही हो जाता है। ये हमने देखा कि ये कांग्रेस में हम देख रहे हैं, वो भी एक तरीके से मिश्रण है। इस तरह से एक ही परिवार की पार्टियां और जो एक जिस तरह से बीजेपी है, उन पार्टियों का मिश्रण है कांग्रेस में दोनों का। तो कांग्रेस में भी वो धचके हमें दिखाई दे रहे हैं। पर फिलहाल अगर आप देखें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यहाँ नेतृत्व अब जो है वो युवा नेताओं के हाथ में है। महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, और एक तरीके से अगली पीढ़ी मंच पर आ गए हैं। राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन को लंबे समय तक जिंदा रखा और उसके बाद सरकार ने उसे वापस लेने का फैसला भी किया। राकेश टिकैत मंच पर आ गए हैं, लेकिन उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मुलायम सिंह यादव के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। कई मंचों पर दोनों साथ साथ देखे जा सकते थे। और महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में जब आंदोलन किया था किसानों के मुद्दे पर ही, जब राजीव गांधी को भी अपने फैसले वापस लेने पड़े थे, उस दौरान मुलायम सिंह यादव उनके साथ खड़े थे। तो इस पूरी परिपाटी को कैसे पढ़ा जाए? बिल्कुल, वो साथ खड़े हुए थे और पूरा उन्होंने जो इंडिया गेट लॉन्स हैं वहाँ पर थे, उसको मैंने काफ़ी कवर किया। मुलायम सिंह यादव का वहाँ पर सीधा उनको समर्थन था। और वही हम देख रहे हैं कि उनके बेटे अब राकेश टिकैत यहाँ पर हैं। तब तो बहुत छोटे हुआ करते थे राकेश टिकैत। मैं उनके गांव भी गया, वहाँ पर भी मिले। और वो अब किसान आंदोलन एक बड़ा खड़ा हो गया था, अब लगातार है किसान आंदोलन। और मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों की हालत है, इसकी और जगह, इसकी और गुंजाइश आने वाले दिनों में भी बनी हुई है। और ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से किसान आंदोलन मुख्यमंत्री बिहार के वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। और बिहार में भी एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव का मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से संबंधी वाला भी नाता है, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे, मुलायम सिंह की जो परंपरा परिपाटी रही है, जिस तरह का कद रहा है, उसको लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव की है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी देखिए, वहां पर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जब समाजवाद की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो वो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो नए आर्थिक क्रांति की बात करते हैं। चुनाव के दौरान हम सब ने देखा था और उसका उन्हें फायदा भी मिला था। ये अलग बात है कि उस समय सत्ता से वो दूर रह गए थे। जी, इसमें चित्रा, मुझे याद आ रहा है कि मैंने वीपी सिंह से पूछा था जब उन्होंने मंडल लागू किया। मैंने कहा आप मंडल तो लागू कर रहे हैं, ये सत्ता आएगी जाएगी पिछड़ों की तरफ, पर क्या वाकई में पिछड़ों में ऐसे नेता हैं जो नेतृत्व कर सकें? यानी विरोध में रहना, विपक्ष में रहना एक बात है, लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं, आप किस तरह का आपका विजन है, कैसे विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या वो कर पाएंगे? तो वीपी सिंह ने मुझे एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पहली पीढ़ी के जो नेता हैं, ये हो सकता है कि विपक्ष का इनमें गुण ज़्यादा हो, विपक्षी के गुण ज़्यादा हों, उतने कंस्ट्रक्टिव न दिखाई दें, लेकिन इनके बाद जो पीढ़ी आएगी पिछड़ों की, वो कहीं ज़्यादा इनसे सुलझी हुई होगी, कहीं ज़्यादा समझदार होगी। अब ये देखना है, ये एक तरीके से टेस्ट शुरू हो गया है। देखना है कि ये जो दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, जो मंडल कमीशन का जिसका सीधा असर हम देखते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर राजनीति रहती थी, कांग्रेस का एक तरीके से सफाया है। और जिस तरह की जाति के नेता थे, अगर आप देख लें, जिस तरह के मुख्यमंत्री बना करते थे, यानी मुलायम सिंह तो खुद कहते थे कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री यहाँ पर ब्राह्मण हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरह के अब नेता वहाँ पर बन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं।
क्या वो उस पर कितने खरे उतरते हैं उस बात पर, वो एक दिखाई देगी। वो एक बड़ी चुनौती वहाँ पर रहेगी। और ये एक बहुत ही एक राजनीति के स्टूडेंट के तौर पर एक ये बहुत ही कड़ी परीक्षा हम देख रहे हैं दोनों राज्यों में होने वाली है। और ये हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे, आदित्य ठाकरे में भी हम ये देखेंगे किस तरीके से आदित्य ठाकरे इस पूरी जो कोशिश है शिवसेना की उसको आगे ले जाते हैं। उनमें उनके लिए एक बड़ा लाभ जो दिखाई देता है वो ये है कि आपने जो भी दुर्गुण हैं आपके, जो भी आपकी बदनामियां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, उनसे आप आगे निकलकर पार्टी को ले जा सकते हैं। एक बड़ी संभावना जब भी अगली पीढ़ी के नेता आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रही है कि उन लोग उसको सोच के आगे ले जाते हैं। और इन सब से मैंने बात की है और मैं देख रहा हूँ कि इनमें इस बात का एहसास है कि जो पिछली गलतियां हमारी रहीं वो क्या रहीं और इनको कैसे दूर करना है, उनके लिए भी उनके अलग अलग एक तरीके से सोच है। तो ये अगर वो वाकई में इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये हमारी कमियां हैं इनको दूर करना है, ऐसा सोचना ही मुझे लगता है एक तरीके से अच्छे रास्ते की, अलग किस्म के रास्ते की शुरुआत है। कहाँ तक वो ज़मीन पे उतर पाता है, कितने वो इसमें प्रैक्टिकल हो पाते हैं, प्रैग्मेटिक हो पाते हैं अपने पिताओं की तरह से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ये कोशिश ज़रूर है। और दूसरा जो एक पीढ़ी की पूरी शिफ्ट है, यानी जहाँ पर कंप्यूटराइजेशन का विरोध हो, अंग्रेजी का विरोध हो, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो पिछले मुद्दे थे जो इनके पिताओं ने उठाए होंगे, वो अब छोड़ के एक आगे बढ़ने की, एक लंबी छलांग लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं ये सारे युवा नेता। और जितना ये महाराष्ट्र से आप बिहार तक जो इस तरह की पार्टियां हैं उनमें आप ये देख सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग दौर से ये गुजर रहे हैं। हर जगह है दिबांग, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अभी केसीआर ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च की तो अपने बेटे के चेहरे को आगे कर दिया। दूसरी तरफ रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे, दलितों के बड़े नेता के तौर पर वो देश में जाने जाते रहे। स्टालिन भी है, चिराग पासवान के सामने भी बड़ी चुनौती है बिहार को लेकर। जी हाँ, और स्टालिन भी हैं। आप देखिए स्टालिन बिल्कुल करुणानिधि के बाद अब स्टालिन वहाँ पर संभाले हुए हैं। हम देख रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने पिछले करीब 15 दिन पहले हमने इंटरव्यू किया उमर अब्दुल्ला का, वो वहाँ पर संभाले हुए हैं। या उमर अब्दुल्ला से अब मैंने जब बात की तो पिछली तरह से जो जल्दी गुस्सा हो जाते थे, भाव में आ जाते थे, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा समझे हुए, सुलझे हुए। दरअसल में जब आप सत्ता में रहने के बाद एक दौर जब आप विपक्ष में जब आप रहते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं कुछ समय तक, तब मेरे ख्याल से आपकी आंखें खुलती हैं, तब आपको सच्चाई का पता चलता है। वरना जब आप के पिता सत्ता में हों, आप वो सत्ता में न भी हों तो भी यही भाव रहता है कि हम अभी सत्ता में ही हैं। आप खुद सत्ता में हो, मुख्यमंत्री हों और एक बार बाहर रहें, तब आपको पता चलता है ज़मीनी सच्चाई क्या है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आपको सोचने समझने का मौका मिलता है। और वही इन नेताओं में मुझे दिखाई दे रहा है। अब तोड़ना भी होगा क्योंकि पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां अलग हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता पैदा हुए, कांग्रेस पार्टी को संकुचित करते हुए, उसकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देते हुए, और इसी वजह से समाजवाद ने अपने दायरे को बढ़ा लिया और कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं, दिल्ली की बात करें तो उनके पास अमित शाह हैं। यानी कि नेताओं की बहुत बड़ी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास। एक नेता जाता है, दूसरा नेता उस राज्य में पहुंच जाता है जब भी इस तरह के इलेक्शन होते हैं। तो अब इन लोगों के सामने बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी जिसका आरोप बार बार बीजेपी लगाती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। और उसके सामने क्योंकि बिहार में भी मैं देख रही हूँ 2025 का या 24 का जब भी इलेक्शन होगा उस दौरान यही होगा कि एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ आरजेडी होगी, क्योंकि ज्यादा मजबूती और ताकत से यही दोनों 2020 का भी इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भी हमने देखा एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को किस तरह से 2 सीटें मिली और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी किस तरह से अपने सबसे बुरे दौर को इस वक्त झेल रही है। और मायावती भी अब उस तरह से बाहर नहीं आती हैं सक्रियता के तौर पर, यानी कि 2 ध्रुवों के बीच अब बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि मुलायम सिंह यादव की बात हो रही है, देखिए मुलायम सिंह यादव ने अपने लिए बड़ी लकीर खींची, लंबी लकीर खींची, कामयाबियों की नई नई कहानियां भी उन्होंने खुद अपने लिए गढ़ी और उसको बड़ा किया, देश के बहुत बड़े नेता के तौर पर पहचान बनाई। लेकिन अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोलियां बरसाई गई थी उसको लेकर बार बार वो निशाने पर भी रही हैं।
यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने जननेता को विदाई देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में इस वक्त सैफई में मौजूद हैं। प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। यात्रा पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने है। अखिलेश यादव उन्हें कंधा देते हुए, परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अर्थी को कंधा दिया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मंच पर पूजा पाठ हुई, मंत्रोच्चार किया गया और अब मुखाग्नि देने के लिए सीधे उस स्थान पर यह पूरा काफिला पहुंचता हुआ जहां से हमेशा के लिए सशरीर भी विदा हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। उनकी की पूरी जिंदगी ऐसी मिसाल है जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर इस प्रदेश में अपनी बड़ी पहचान बनाई। मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में एक अलग जगाकर उन्होंने मजबूती से अपने कदम राजनीति के मैदान में ऐसे रखे, कभी भी फिर पीछे मुड़कर उनकी ओर से नहीं देखा गया। मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के शायद एकमात्र ऐसे नेता रहे जो विरोधियों की तारीफ करने में भी नहीं हिचकते। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने ही शब्दों के जरिए याद किया कि 2013 में जब बीजेपी ने उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया था तो उन्होंने फोन किया था मुलायम सिंह यादव को और उनकी ओर से स्नेह जताते हुए आशीर्वाद दिया गया था। 2019 के आखिरी पार्लियामेंट के सेशन में भी किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम चुने जाने के लिए आशीर्वाद दिया था। हालांकि इसको लेकर उनकी पार्टी सहज नहीं थी, लेकिन नेताजी शायद इन सारी चीजों से ऊपर थे और अपने उसी कद की वजह से न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विरोधियों के दिलों में भी उनकी खास जगह थी। यही कारण रहा कि हम सब ने देखा एक सिरे से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी के हों, तमाम दूसरे दलों के नेता हों, सब कोई नेताजी को अपने अपने शब्दों में याद कर रहा है, अपने अपने शब्दों में दे रहा है श्रद्धांजलि। देवांग में सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि उनकी अंतिम यात्रा अंतिम पड़ाव के लिए निकल चुकी है और ये अंतिम पड़ाव बस कुछ ही पलों में पंचतत्व में उनका पूरा शरीर विलीन हो जाएगा। इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि यकीनन एक ऐसे व्यक्ति, सैफई का ये वो मैदान, सैफई की ये वो जगह जहां पर अपना बचपन बिताया नेताजी ने, लेकिन आज इसी मैदान में, इसी मिट्टी में वो हमेशा के लिए मिल जाएंगे, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। दिबांग जी हाँ, चित्रा आप जो कह रही, मैंने अभी आपको बताया जो कबीर का दोहा है, आया है सो जाएगा। एक और कबीर का दोहा है, वो भी ऐसे मौक़ों पर अक्सर याद आता है। वो पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा तारा ज्यों प्रभात। पानी के बुदबुदे की तरह है ये मानव शरीर, इतना फ्रेजाइल है। जैसे तारे छुप जाते हैं, सुबह प्रातः होते ही तारे आसमान से छुप जाते हैं, उसी तरह से ये चला जाता है। ये भाव है, यानी समय रहते चेतना ज़रूरी है, समय रहते अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, समय रहते अपने जितने काम निपटाने हैं वो निपटाने ज़रूरी हैं, समय रहते जिन लोगों को धन्यवाद बोलना है वो धन्यवाद बोलना ज़रूरी है, समय रहते जिन लोगों को सलाम करना है उनको सलाम करना ज़रूरी है, समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ज़रूरी है। ये सारे भाव ऐसे मौक़ों पर आते हैं क्योंकि एक बार जब विदाई हो जाती है, फिर विदाई हो जाती है, फिर वो मौका नहीं रहता, फिर वो बात नहीं रहती। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा धन्यवाद करो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आपको सिखाया, पढ़ाया, उनको धन्यवाद करो। तो ये भाव ऐसे मौके पर अक्सर आते हैं और यही भाव मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठे आ रहे हैं और इसी को शमशान श्राद्ध कहा जाता है कि शमशान में जब आप जाते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मुलायम सिंह यादव का ये जो पार्थिव शरीर है, ये जो अंतिम यात्रा है, अपनी अंतिम पड़ाव पर बस कुछ ही पलों में पहुंच जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक अपने विपरीत विचारधारा वाले नेताओं के साथ भी मुलायम सिंह यादव के किस तरह के संबंध रहे हैं। शायद यही वजह है कि जैसे ही उनके मृत्यु की खबर सामने आती है उसके बाद गुजरात में रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अपने ही शब्दों के जरिए उनको याद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने वो याद किया और ऐसा मौका याद किया जब उनके आसपास बैठे हुए लोग भी नहीं समझ पाए कि मुलायम सिंह क्या कहने वाले। हम देख सकते हैं वहाँ जिस तरह की प्रतिक्रिया थी सोनिया गांधी की जब उन्होंने मुलायम सिंह जी ने अपनी बात रखी। ये एक मुलायम सिंह जी की खास बात रही कि वो बहुत लोगों को अपने साथ रखते थे। एक पॉलिटिक्स में जो कहा जाता है कि कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, वो वाली बात हम उनमें देख सकते हैं। आप देखें तो जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, चरण सिंह
ने उनको नहीं बनाया था, राम नरेश यादव को वहाँ मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था। बनारसी दास उसके बाद मुख्यमंत्री बने, फिर वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने। और जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने तो एक बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें एनकाउंटर हो रहा था डकैतों का। इन्होंने पूरी 400 डकैतों की एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर कहा कि आप ये पिछड़ों के साथ जाति कर रहे हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। इतने ज़ोर से उन्होंने उस बात को उठाया। उसके बाद उनकी जांच भी हुई, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा और वहीं से दोनों के बीच में एक तरीके से टकराव शुरू हुआ। और अगर आपको याद हो तो वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया जब उनके बड़े भाई जस्टिस। आपके पास महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं यहाँ पर, ये महत्वपूर्ण तस्वीरें अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे नेताजी। धरती से लेकर आसमान तक अपने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के इस निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। दुख में है कार्यकर्ता, गमगीन है। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अब अर्थी पर माननीय मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा जा चुका है और वहां पर भारी तादाद में ऐसे कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं जो अपने मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं, ताकि जब वो सैफई से वापस अपने घर को जाएं तो फिर वहां पर इन यादों को संजोकर अपने साथ हमेशा के लिए रख सकें। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं, उनकी अर्थी को कंधा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, परिवार के तमाम बाकी सदस्य मुलायम सिंह यादव की अर्थी को कंधा देते हुए और अब उनका पार्थिव शरीर यहां से सीधे अंतिम संस्कार के लिए जाता हुआ इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें अब सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे काफी ज्यादा भीड़ है वहां तक। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को कंधा दिया जा रहा है और अर्थी पर अब उनका शरीर आगे की तरफ बढ़ता हुआ उनका पार्थिव शरीर अब यहां से लेकर जाया जाएगा उस जगह पर जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं इसके लिए। और अब जैसा कि हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर हर कोई, जो नीचे लोग मौजूद हैं वो फूलों की बारिश कर रहे हैं, जो ऊपर मंच पर लोग मौजूद हैं वो भी फूलों की बारिश करते हुए और माननीय नेताजी अपने प्रिय मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ से सीधे आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो भारी भीड़ थी, अब ये सारी भीड़ शिफ्ट कर रही है उस जगह पर जहाँ पर नेताजी को मुखाग्नि दी जाएगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम सुबह से ही उमड़ा हुआ है और अब आप देख पा रहे हैं मंच किस तरह से, मंच पर भी सैकड़ों की भीड़ है और वहां पर हर कोई अपने नेताजी की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। अखिलेश यादव कंधा देते हुए और अब उनके पार्थिव शरीर को अर्थी पर लेकर जाया जा रहा है अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए। यकीनन अब वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर नेताजी का वो कदम इस दुनिया में जो आता है वो एक ना एक दिन जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ खत्म नहीं होती, उनकी जिंदगानी के समाप्त हो जाने के बाद आपको बताते चले पूरा का पूरा आकाश रो पड़ता है और धरती उससे गमगीन हो जाती है। वही तस्वीरें इस वक्त हम मुलायम सिंह यादव के इस अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में देख पा रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने में कोई कोर कसर ये लोग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे व्यक्तिगत लगाव नेताजी का था। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको वो नाम लेकर पुकारते थे कहीं अगर उनको वो देख लेते थे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब नेताजी के पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हुई। पहली बार 1989 में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, भारतीय जनता पार्टी के भी सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनता है, उसके बाद जब बाबरी विध्वंस का कांड होता है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं रथ यात्रा के दौरान से ही, और फिर वो आगे बढ़ते हुए राजनीति में नए सियासी चेहरे की तलाश करते हुए कांशीराम के साथ जाते हैं। अलग अलग पार्टियों, समय समय पर सोनिया गांधी का विरोध भी उनकी ओर से किया गया। हालांकि फिर वो वक्त अब गुजरे ज़माने की बात हो गई, लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट पर वो केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। वो मुलायम सिंह यादव आज जब यहाँ से अंतिम विदाई ले रहे हैं तो पूरा मुल्क उनको एकटक निहारता हुआ, देखता हुआ कि जब एक जननायक विदा लेता है तो फिर उस समय की तस्वीर, उस समय का सूरत हाल, उस समय की तासीर क्या कहती है, और वही इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। भूपेंद्र, मैं चाहूँगी कि अगर आप कैमरा दिखा सके, हालांकि बहुत मुश्किल होगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पीछे जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ पर इस भीड़ को संभालने में भी, और नेताजी की पार्थिव को लेकर अब आगे बढ़ा जा रहा है। जो अर्थी पर उनका जो शरीर है वो बिल्कुल
चिर निद्रा में लीन है, एक अलग ही दुनिया में जा चुके हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। लेकिन उनको अंतिम विदाई देने के लिए आप देखिए उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो किस तरह से यहाँ पर उमड़े हुए हैं और सभी उनको विदाई देने के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में देवांग का सीधे रुख करते हुए, देवांग ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। अर्थी पर बिल्कुल चिर निद्रा में लीन है मुलायम सिंह यादव और अब उनके पार्थिव को लेकर जाया जा रहा है मुखाग्नि देने का आगे का जो कार्यक्रम होगा उसके लिए। दिबांग जी हाँ चित्रा, जो आप कह रही थी उनको उन भावों को बहुत अच्छा समेटा है कबीर ने। कबीर का एक दोहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बने जंजीर। यानी जो भी यहाँ आया है उसको जाना ज़रूर है। और जब भी मैं इस ऐसे मौक़ों पर पहुँचता हूँ मुझे बहुत याद आती है ये बात, और एक वो भाव आता है जिसे शमशान श्राद्ध का भाव कहा जाता है, जिसमें आप अच्छी बातें सोचते हैं, सत्कर्म करने के बारे में सोचते हैं। मेरे ख्याल से वही एक भाव यहाँ लोगों को आ रहा होगा। आप मुख्यमंत्री हों, आप आम आदमी हों, राजा हों, रंक हों, सबको जाना एक दिन है और वही ये क्षण है। और आप देखिए कि उसके बाद सब अब जा चुके हैं पीछे मैदान की तरफ, लेकिन लोग अभी भी वहाँ जमे हुए हैं, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा है। ये एक बड़ी बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से ये जो भाव है कि एक दिन सबको जाना है, शायद ये उसी का असर है। उसी की वजह से सब इस समय स्तब्ध हैं, देख रहे हैं, दुख में हैं, अपनी यादों में हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं। ये भाव वहाँ पर होंगे। हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और पूरे परिवार ने, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर उनको धर्मेंद्र को हम देख ही रहे थे, धर्मेंद्र, अखिलेश और भाइयों ने भी उनको कंधा दिया होगा। फिर मुखाग्नि दी जाएगी। एक ऐसी यात्रा, अनंत यात्रा के लिए जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। कुछ लोग आप देख रहे हैं दाएं बाएं चढ़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग मंच पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही भावुक करने वाले क्षण होंगे, ख़ासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने बहसों में, जिन्होंने चुनाव में कितनी बार मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया होगा, मुलायम सिंह यादव की तरफ से बात की होगी। उन सब के लिए लगातार जो जुड़े होंगे, जो उनके परिवार के होंगे, उन सब के लिए जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स में लगे होंगे, उन सब के लिए ये बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है चित्रा। बिल्कुल सही कहा दिबांग आपने। आशीष सीधे आपका रुख करते हुए, जो आया है वो एक दिन जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम सब जानते हैं कि कितनी ज़िंदगी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी मुलायम सिंह यादव को। कोरोना से वो पीड़ित हुए, कोरोना को हराए, फिर उसके बाद अलग अलग तरह की बीमारियों से लगातार वो ग्रसित रहे, लेकिन हर बार उसको मात देते थे। लेकिन इस बार 82 साल की उम्र में ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। शायद यही कारण रहा कि कल उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। लेकिन इसी के साथ एक नेता जब जननायक बन जाता है, उसकी जो छवि उभरती है। देखिए ये जो सैफई की मिट्टी है, इसी मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए। इसी सैफई की मिट्टी में न जाने कितने पहलवानों को उन्होंने मात दी, मात खाई भी होगी। इसी सैफई की मिट्टी में राजनीति का कहरा सीखकर वो आगे बढ़े और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी सैफई की मिट्टी ने उनका राज तिलक किया जब वो रक्षा मंत्री के तौर पर जाने गए। एक बार फिर से मौका आया साल 2000 के बाद, जब इसी मिट्टी ने उनका फिर से तिलक किया और राज तिलक होने के बाद वो सत्ता संभालते हैं। हालांकि 2007 में बहन मायावती की सरकार से उनको पटखनी खानी पड़ती है। एक लंबा इतिहास भी रहा है, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं बेहद करीब से, वो जिस शिद्दत से आज उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को नेता बनाने का काम भी नेताजी की ओर से किया गया है। यही कारण है कि वो चुंबकीय आकर्षण, जब भारी भीड़ अपने नेताजी से मिलने के लिए इस तरह से व्याकुल है। आशीष, चित्रा, आपके साथ जो हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, उनमें तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी महिलाएं, आपने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि कितनी महिलाएं कतार में वहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को। आपको अच्छी तरह से याद है कि कई बार उन्होंने महिलाओं को लेकर के ऐसे टिप्पणी की जिसको लेकर के काफ़ी बड़ा विवाद भी हुआ। उसके बावजूद उस कैरेक्टर का ये मास अपील देखिए कि वही महिलाएं जिनको लेकर के इस तरह की खबरें बनी कि मुलायम सिंह के कुछ बयानों को लेकर के नाराज़गी थी महिलाओं में, उसके बावजूद उनका ये अपील है कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, हज़ारों में महिलाएं भी हैं, तो जो आकर्षण था उनका, उनके व्यक्तित्व का, वो हर बाउंड्री को सरपास कर जाता था। उनके व्यक्तित्व में अगर मुझे लगता है चित्रा, पिता और पुत्र के संबंध की भी हमको बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव के लिए सोचिए कि कितने बड़े सपोर्ट सिस्टम उनके पिता, जिन्होंने उनको राजनीति सिखाई, उनको इस कदर इस आयाम तक पहुंचाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपको खुद जिसका आप जिक्र कर रही थी, आप उस दौर को याद करिए।
जब उनको चुनना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो, शिवपाल सिंह यादव हो या अखिलेश यादव, उन्होंने अपने बेटे को चुना और उसके बाद उसी बेटे के साथ, चित्रा माफ कीजिएगा छोटी सी बात बस, उसी बेटे के साथ सिंबल की लड़ाई भी लड़ी। तो कॉन्ट्रडिक्शन थे ज़रूर, लेकिन निश्चित तौर पर इतनी बड़ी उनकी काया थी कि जिसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं अपनी तरफ से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। मायावती के साथ आप रिश्तों की बात कर रही थी, अगर आप इजाज़त दें, आप सोचें उसी मायावती के साथ उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को अलायंस करने की इजाज़त दी, जिस मायावती ने उन पर गेस्ट हाउस कांड के वक्त आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह ने अपने गुंडे भेजे थे मुझे जान से मारने के लिए। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आती थी कि किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, कभी राजनीतिक मतभेद रहे हो, दैट डज नॉट मीन दैट द टू पार्टीज कैन नॉट कम टुगेदर। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रैग्मेटिक थे, बहुत प्रैक्टिकल थे और उनको पता था कि किस वक्त क्या निर्णय पार्टी और सरकार के हित में जाएगा, उस तरह के फैसले किया करते थे। आम जन के बीच में थे। सैफई में आप खड़ी हैं, एक बार नहीं चित्रा, आप खुद सैफई कितना दौरा कर चुकी हैं। सैफई के अंदर विश्वविद्यालय बनाना, सैफई में हॉस्पिटल बनाना, बड़े बड़े स्कूल्स खोलना, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, तो उन्होंने सैफई के लिए किया भी तो इतना कुछ है, मैनपुरी के लिए, इटावा के लिए, आसपास के इलाकों के लिए, कि वहाँ के तो अनडिस्प्यूटेड गॉड है लोगों के लिए। और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग भाव विभोर हैं और निश्चित तौर पर कई जेनरेशन्स तक अब उनको मिस किया जाएगा। कोई छोटा मोटा नेता नहीं था चित्रा, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव, जिनको भारतीय राजनीति में बहुत बुरी तरह से मिस किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा मुलायम सिंह यादव के दौर पर, तो किस तरह से गरीबों के मसीहा के तौर पर उनको याद किया जाएगा, जिक्र आएगा। उनके प्रशंसक इस बात को मानते हैं। अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब एक जननायक विदा लेता है तो किस तरह से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सभी के चेहरे पर उदासी को आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एक नायक जब विदाई ले रहा होता है तो किस तरह से पूरा का पूरा माहौल ऐसा लगता है कि मुरझा सा गया है। ये तस्वीरें बस कुछ ही पलों में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। जितनी भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती हैं उसको मंच पर पूरा कर लिया गया है और अब ये अर्थी सीधे उस दिशा की ओर बढ़ती हुई जहां पर अंतिम संस्कार के अंतिम पड़ाव को तय किया जाना है। जिंदाबाद। नेताजी, 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 नेताजी। सबको गम दे गए खुशी देने वाले, देश को प्यार की जिंदगी देने वाले। मुलायम सिंह यादव ने हमें संघर्ष करना सिखाया है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माननीय मुलायम सिंह जी का नाम रहेगा। रुला तो न दोगे। न्यूज़ पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज आज सुबह से ही लगातार सीधे सैफई के इस मेला ग्राउंड से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर। अब से 1.5 घंटे का और इंतजार। 1.5 घंटे के बाद नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई दे दी जाएगी, मुखाग्नि दी जाएगी। उसके पहले की जो परंपरा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार निभाई जाती है उसका निर्वहन करते हुए अखिलेश यादव, उनके बेटे, इस वक्त मंच पर बैठे हुए हैं। पूजा का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया यहां से समाप्त होने के बाद सीधे यहीं बिल्कुल पास में एक ग्राउंड है जहां पर नेताजी को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बता दें अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सीधे मेनका गांधी और वरुण गांधी
पीलीभीत के और सुल्तानपुर के दोनों सांसद भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे। उन्होंने नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस तरह से एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सिर्फ 1.5 घंटे का और इंतजार। 1.5 घंटे में पूजा पाठ को भी समाप्त करना है और 1.5 घंटे में जितने भी नेता हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी से अभी इंतजार किया जा रहा है, भूपेश बघेल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उन लोगों का। बाकी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह मंच पर मौजूद रहे, अखिलेश यादव के साथ बैठे रहे। अखिलेश यादव इस वक्त पूजा पाठ करते हुए जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, उसका निर्वहन करते हुए टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। न भूतो न भविष्यति, विरले ही ऐसे नेता पैदा होते हैं जिनके अंतिम संस्कार में सैलाब उमड़ पड़ता है। समंदर की तरह यहाँ पर एक ऐसी लहर जिसकी भावनाओं को शब्दों के जरिए व्यक्त कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल। 3 बार तक मुख्यमंत्री रहे, 8 बार विधायक चुने गए, 7 बार सांसद बने, रक्षा मंत्री रहे देश के, ऐसे मुलायम सिंह यादव को पूरा देश दे रहा है नम आंखों से अंतिम विदाई। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे हुए थे मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए। उनकी ओर से मुलायम सिंह को याद करते हुए क्या कुछ कहा गया, सुनिए। सैफई पहुंचकर नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने किस तरीके से आज याद कर रहे हैं नेताजी को? ये आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से थे और उनका सम्मान दलीय सीमाओं से बहुत परे, चाहे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हों और चाहे अन्य कोई भी दल का नेता हो। मैं देखा हूं लगातार कल से सब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, आज उनको अंतिम विदा देने के लिए आए हैं। मैंने भी आज नेताजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री अखिलेश यादव जी, श्री शिवपाल जी, अपर्णा जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सांत्वना दी है, जो लाखों की संख्या में उनके समर्थक हैं, जो आज सब दुखी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनको भी यह दुख सहने की सामर्थ्य दे और श्री मुलायम सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। आपकी बातों से भी गम झलक रहा है, कोई एक बात नेताजी से जुड़ी हुई जो आपको हमेशा ताउम्र याद रहेगी, कोई एक सीख जो उन्होंने कभी दी हो, जो आप कभी नहीं भूलेंगे, साझा करना चाहें? सबसे बड़ी बात, मैं जब 2017 का विधानसभा चुनाव था, हम लोग जीते थे और उस समय लोकसभा का सदस्य था, मैं गया था तो मेरी भेंट हो गई, मैंने प्रणाम किया, बहुत आदर बुजुर्ग हैं हमारे, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बस सब बात करके तुमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और आशीर्वाद दिया। मतलब ये बड़े हृदय का व्यक्ति ही कर सकता है, अन्यथा हमारे खिलाफ श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सपा लड़ रही थी और भाजपा जीती और उसके बाद भी आशीर्वाद देना, ये नेताजी जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए उन्हें धरती पुत्र कहते हैं, इसीलिए नेताजी कहते हैं। मैं उनको विनम्र सकता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दी। तमाम तरह की यादें जो उससे जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर अब ये तमाम नेता अपनी यादों के साथ यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए। अपने आप में बड़ा दिलचस्प है उत्तर प्रदेश का चुनाव भी। एक तरफ इतने बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, अब से कुछ दिन पहले आप सभी को याद होगा मुख्यमंत्री पद की कुर्सी की जब बात आई थी, सवाल पूछा गया था अखिलेश यादव से पिछड़ों के नेता के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, तो उनकी ओर से जवाब ये दिया गया था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो विधायक तोड़कर लाएं और हम उनको समर्थन देकर सीएम बनाने के लिए हम तैयार हैं। पिछड़ों की जो पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश में, वो भी बिल्कुल अलग और अलहदा तरीके से आगे बढ़ती है, क्योंकि एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य के जरिए पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें वो कामयाबी भी हासिल कर रही है 2014 के बाद लगातार, तो वहीं दूसरी तरफ पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाली समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, जो उनके हिमायती होने का दावा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जाति की राजनीति में बंधे हुए हैं 2 प्रदेश खासतौर से, एक है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार। यहाँ पर जाति अपनी अपनी सीमाएं भी तय करता है और कई बार सीमाओं को तोड़ करके ये भी तय करता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का। इससे इतर जाते हुए अपने शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त की है केशव प्रसाद मौर्य को, आप सुन रहे थे। लेकिन इस वक्त मंच पर आपको बताते चले, भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, भारी तादाद में लोग हैं। जस का तस जो जहां है, क्योंकि आगे आने की बिल्कुल संभावना नहीं है, उसके बावजूद लोग बिल्कुल करीब से जाकर नेताजी को देखना चाहते हैं, महसूस कर लेना चाहते हैं। नेताजी की ये विरासत ही है जिसको लेकर अब अखिलेश यादव को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो चुंबकीय आकर्षण नेताजी के भीतर था कि कैसे लोगों से जब जुड़ जाते थे तो वो उनके हो जाते थे, ये करिश्मा अखिलेश अब कैसे दोहराएंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। दिबांग मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए। दिबांग, सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि 2012 के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जब वो साइकिल लेकर निकले 2012 में कैसे प्रचंड बहुमत समाजवादी पार्टी ने हासिल की, लेकिन एक बार जब बीजेपी का दौर आया, बीजेपी का, और ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरें आपको बता दें कि अब पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाया जाएगा और उनको कंधा देने के लिए भी
यहाँ पर उनके परिवार के लोग, तमाम लोग। और ये देखिए, अब पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाने का वक्त आ गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा पाठ वहाँ पर चल रही थी। जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया है वो पूरा देश इस वक्त लाइव देख रहा है, न सिर्फ हमारे एबीपी न्यूज़ के कैमरे से, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कोई फेसबुक लाइव करके, कोई सोशल मीडिया के अलग प्लेटफॉर्म का यूज़ करके लाइव करके, कोई अपने मोबाइल कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करके चले जाना चाहता है। सबकी नज़रें भी मंच की तरफ हैं और सबके मोबाइल कैमरे भी मंच की तरफ हैं। और अब पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए आखिर अब उसका इंतजाम कर लिया गया है। आपको बता दें, जिसके बाद राम नाम भी सत्य है, इसकी गूंज सुनाई देगी और फिर नेताजी का पार्थिव शरीर यहाँ से आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। देवांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांग, इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी, जो आता है वो यकीनन जाता है। गीता का सार भी यही है कि जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल है वो परसों नहीं होगा। तुम क्या लाए थे जो तुम खोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। लेकिन ये जो तस्वीरें मंच के इस वक्त नजर आ रही हैं, इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। क्या कहेंगे आप दिबांग? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सारे बड़े नेता वहाँ पर इस समय पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही भावुक क्षण है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो दूर दराज से आए होंगे। आप आसपास देख रही होंगी, वहाँ पर सैकड़ों हज़ारों नम आंखें होंगी जो इस समय एक तरीके से अंतिम सलाम, अंतिम विदाई अपने प्रिय नेता को देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं लोग। और जितने भी घर परिवार वाले हैं उनमें भी हम देख रहे थे, पिछले कुछ देर पहले के धर्मेंद्र यादव बहुत फूट फूट कर वहाँ रो रहे थे। अखिलेश, डिम्पल यादव भी दिखाई दे रही थी, उनकी भी आंखें भरी हुई थी। जाहिर है भावुक क्षण हैं। परिवार के जो मुखिया हैं वो, उनका अंतिम संस्कार है और अखिलेश हम देख रहे हैं कि बड़ी डिग्निटी के साथ वो सारा ये इसमें लगे हुए हैं कार्यक्रम में। और लगातार जैसे भीड़ बढ़ेगी तो चित्र जाहिर है लोग भी उसके साथ साथ वहाँ जाएंगे और वहाँ पर एक उस सबको किस तरह से संभाले रखना है वो भी सुरक्षा कर्मियों के हिसाब से एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और भीड़ लगातार बढ़ेगी और जैसे जैसे वो जाएंगे अपने स्थान पर, वहाँ ये भीड़ और बढ़ेगी ऐसा लगता है। हाँ, आप बात कर रही थी अखिलेश यादव के लिए, तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है, पर वो 12 के बाद से जो अखिलेश यादव और जो पिछले चुनाव में अखिलेश यादव दिखाई दिए, मैंने उनसे कई बार इंटरव्यू किए, तो एकदम एक परिपक्व नेता के तौर पर दिखाई देते हैं। मेरा ही इंटरव्यू था लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य अपने साथ विधायक लेकर आएँ तो हम समर्थन देंगे, वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो एक तरह से इस तरह की सोच, इस तरह की बातें करना अखिलेश यादव को अब वो सीख गए हैं। और बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसी पार्टी को जहां परिवार की पार्टी हो, वहां इस तरह से संभालना। ये जो एक तरीके से बैटन ट्रांसफ़र किया जाता है एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उसमें थोड़ा धचका खाती है पार्टियां। वो हमने देखा कुछ बिहार में भी हम देख रहे हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश में भी यही हम देख रहे हैं, पंजाब में भी यही कुछ दिखाई दिया, महाराष्ट्र में भी। मैं शिवसेना की बात कर रहा हूँ, अकाली दल की बात कर रहा हूँ, आरजेडी की बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो वो दिखाई देता है। जबकि अगर आप बीजेपी देखें तो चूंकि एक परिवार की पार्टी नहीं है, लगातार एक के बाद एक नेता आ रहे हैं, तो जिस तरीके से बीजेपी ने समन्वय किया, पिछड़ों को जोड़ा, चाहे वो लोध नेता हों, कुर्मी नेता हों, लगातार उन्होंने समझ के उनको जोड़ते चले गए और वो एक कंसिस्टेंसी उसमें नज़र आई, एक सोच नज़र आई। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टी होने से ही हो जाता है। ये हमने देखा कि ये कांग्रेस में हम देख रहे हैं, वो भी एक तरीके से मिश्रण है। इस तरह से एक ही परिवार की पार्टियां और जो एक जिस तरह से बीजेपी है, उन पार्टियों का मिश्रण है कांग्रेस में दोनों का। तो कांग्रेस में भी वो धचके हमें दिखाई दे रहे हैं। पर फिलहाल अगर आप देखें महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, तो यहाँ नेतृत्व अब जो है वो युवा नेताओं के हाथ में है। महाराष्ट्र में कोशिश कर रहे हैं आदित्य ठाकरे और एक तरीके से अगली पीढ़ी मंच पर आ गए हैं। राकेश टिकैत, जिन्होंने किसान आंदोलन को लंबे समय तक जिंदा रखा और उसके बाद सरकार ने उसे वापस लेने का फैसला भी किया। राकेश टिकैत मंच पर आ गए हैं, लेकिन उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मुलायम सिंह यादव के बड़े घनिष्ठ संबंध थे। कई मंचों पर दोनों साथ साथ देखे जा सकते थे। और महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली में जब आंदोलन किया था किसानों के मुद्दे पर ही, जब राजीव गांधी को भी अपने फैसले वापस लेने पड़े थे, उस दौरान मुलायम सिंह यादव उनके साथ खड़े थे। तो इस पूरी परिपाटी को कैसे पढ़ा जाए?
बिल्कुल, वो साथ खड़े हुए थे और पूरा उन्होंने जो इंडिया गेट लॉन्स हैं वहाँ पर थे, उसको मैंने काफ़ी कवर किया। मुलायम सिंह यादव का वहाँ पर सीधा उनको समर्थन था और वही हम देख रहे हैं कि उनके बेटे अब राकेश टिकैत यहाँ पर हैं। तब तो बहुत छोटे हुआ करते थे राकेश टिकैत। मैं उनके गांव भी गया, वहाँ पर भी मिले और वो अब किसान आंदोलन एक बड़ा खड़ा हो गया था। अब लगातार है किसान आंदोलन और मुझे लगता है कि जिस तरह से किसानों की हालत है, इसकी और जगह, इसकी और गुंजाइश आने वाले दिनों में भी बनी हुई है और ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से किसान आंदोलन मुख्यमंत्री बिहार के वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं और बिहार में भी एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव का मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से संबंधी वाला भी नाता है, लेकिन अब तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जैसा कि हम लोग लगातार जिक्र कर रहे थे, मुलायम सिंह की जो परंपरा परिपाटी रही है, जिस तरह का कद रहा है, उसको लेकर आगे बढ़ने की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव की है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी देखिए, वहां पर भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जब समाजवाद की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे जब चुनावी मैदान में जाते हैं तो वो अर्थशास्त्र की बात करते हैं, वो नए आर्थिक क्रांति की बात करते हैं। चुनाव के दौरान हम सब ने देखा था और उसका उन्हें फायदा भी मिला था। ये अलग बात है कि उस समय सत्ता से वो दूर रह गए थे। जी, इसमें चित्रा मुझे याद आ रहा है कि मैंने वीपी सिंह से पूछा था जब उन्होंने मंडल लागू किया। मैंने कहा आप मंडल तो लागू कर रहे हैं, ये सत्ता आएगी जाएगी पिछड़ों की तरफ, पर क्या वाकई में पिछड़ों में ऐसे नेता हैं जो नेतृत्व कर सकें? यानी विरोध में रहना, विपक्षी नेता विपक्ष में रहना एक बात है, लेकिन जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं, आप किस तरह का आपका विजन है, कैसे विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या वो कर पाएंगे? तो वीपी सिंह ने मुझे एक अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पहली पीढ़ी के जो नेता हैं, ये हो सकता है कि विपक्ष का इनमें गुण ज़्यादा हों, विपक्षी के गुण ज़्यादा हों, उतने कंस्ट्रक्टिव न दिखाई दें, लेकिन इनके बाद जो पीढ़ी आएगी पिछड़ों की, वो कहीं ज़्यादा इनसे सुलझी हुई होगी, कहीं ज़्यादा समझदार होगी। अब ये देखना है, ये एक तरीके से टेस्ट शुरू हो गया है, देखना है कि ये जो दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, जो मंडल कमीशन का जिसका सीधा असर हम देखते हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से वहाँ पर राजनीति रहती थी, कांग्रेस का एक तरीके से सफाया है और जिस तरह की जाति के नेता थे, अगर आप देख लें, जिस तरह के मुख्यमंत्री बना करते थे, यानी मुलायम सिंह तो खुद कहते थे कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री यहाँ पर ब्राह्मण हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में। अब जिस तरह के अब नेता वहाँ पर बन रहे हैं वो हम देख रहे हैं, क्या वो उस पर कितने खरे उतरते हैं उस बात पर, वो एक दिखाई देगी। वो एक बड़ी चुनौती वहाँ पर रहेगी और ये एक बहुत ही एक राजनीति के स्टूडेंट के तौर पर एक ये बहुत ही कड़ी परीक्षा हम देख रहे हैं दोनों राज्यों में होने वाली है। और ये हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे, आदित्य ठाकरे में भी हम ये देखेंगे किस तरीके से आदित्य ठाकरे इस पूरी जो कोशिश है शिवसेना की उसको आगे ले जाते हैं। उनमें उनके लिए एक बड़ा लाभ जो दिखाई देता है वो ये है कि आपने जो भी दुर्गुण हैं आपके, जो भी आपकी बदनामियां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं, उनसे आप आगे निकलकर पार्टी को ले जा सकते हैं। एक बड़ी संभावना जब भी अगली पीढ़ी के नेता आ रहे हैं उसमें ये दिखाई दे रही है कि उन लोग उसको सोच के आगे ले जाते हैं। और इन सब से मैंने बात की है और मैं देख रहा हूँ कि इनमें इस बात का एहसास है कि जो पिछली गलतियां हमारी रहीं वो क्या रहीं और इनको कैसे दूर करना है, उनके लिए भी उनके अलग अलग एक तरीके से सोच है। तो ये अगर वो वाकई में इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर ये हमारी कमियां हैं, इनको दूर करना है, ऐसा सोचना ही मुझे लगता है एक तरीके से अच्छे रास्ते की, अलग किस्म के रास्ते की शुरुआत है। कहाँ तक वो ज़मीन पे उतर पाता है, कितने वो इसमें प्रैक्टिकल हो पाते हैं, प्रैग्मेटिक हो पाते हैं अपने पिताओं की तरह से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक ये कोशिश ज़रूर है। और दूसरा, एक पीढ़ी की पूरी शिफ्ट है, यानी जहाँ पर कंप्यूटराइजेशन का विरोध हो, अंग्रेजी का विरोध हो, तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जो पिछले मुद्दे थे जो इनके पिताओं ने उठाए होंगे, वो अब छोड़ के एक आगे बढ़ने की, एक लंबी छलांग लगाने की ये कोशिश कर रहे हैं ये सारे युवा नेता। और चित्रा, ये महाराष्ट्र से आप बिहार तक जो इस तरह की पार्टियां हैं उनमें आप ये देख सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग दौर से ये गुजर रहे हैं। हर जगह है दिबांग, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। अभी केसीआर ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च की तो अपने बेटे के चेहरे को आगे कर दिया। दूसरी तरफ रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे, दलितों के बड़े नेता के तौर पर वो देश में जाने जाते रहे। स्टालिन भी है, चिराग पासवान के सामने भी बड़ी चुनौती है बिहार को लेकर। जी हाँ, और स्टालिन भी हैं। आप देखिए, स्टालिन बिल्कुल करुणानिधि के बाद अब स्टालिन वहाँ पर संभाले हुए हैं। हम देख रहे हैं वहाँ पर हम लोगों ने पिछले
करीब 15 दिन पहले हमने इंटरव्यू किया उमर अब्दुल्ला का, वो वहाँ पर संभाले हुए हैं। उमर अब्दुल्ला से अब मैंने जब बात की तो पिछली तरह से जो जल्दी गुस्सा हो जाते थे, भाव में आ जाते थे, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा समझे हुए, सुलझे हुए। दरअसल में जब आप सत्ता में रहने के बाद एक दौर जब आप विपक्ष में जब आप रहते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं कुछ समय तक, तब मेरे ख्याल से आपकी आंखें खुलती हैं, तब आपको सच्चाई का पता चलता है। वरना जब आप के पिता सत्ता में हों, आप वो सत्ता में न भी हों तो भी यही भाव रहता है कि हम अभी सत्ता में ही हैं। आप खुद सत्ता में हो, मुख्यमंत्री हों और एक बार बाहर रहें, तब आपको पता चलता है ज़मीनी सच्चाई क्या है, आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है, आपको सोचने समझने का मौका मिलता है। और वही इन नेताओं में मुझे दिखाई दे रहा है। को अब तोड़ना भी होगा, क्योंकि पहले की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां अलग हैं। समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नेता पैदा हुए, कांग्रेस पार्टी को संकुचित करते हुए, उसकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देते हुए, और इसी वजह से समाजवाद ने अपने दायरे को बढ़ा लिया और कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया। लेकिन अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है, अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ हैं, दिल्ली की बात करें तो उनके पास अमित शाह हैं। यानी कि नेताओं की बहुत बड़ी लिस्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास। एक नेता जाता है, दूसरा नेता उस राज्य में पहुंच जाता है जब भी इस तरह के इलेक्शन होते हैं। तो अब इन लोगों के सामने बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी जिसका आरोप बार बार बीजेपी लगाती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है। और उसके सामने, क्योंकि बिहार में भी मैं देख रही हूँ 2025 का या 24 का जब भी इलेक्शन होगा, उस दौरान यही होगा कि एक तरफ बीजेपी होगी, दूसरी तरफ आरजेडी होगी, क्योंकि ज्यादा मजबूती और ताकत से यही दोनों 2020 का भी इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में भी हमने देखा, एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस को किस तरह से 2 सीटें मिली और वहीं दूसरी तरफ बीएसपी किस तरह से अपने सबसे बुरे दौर को इस वक्त झेल रही है। और मायावती भी अब उस तरह से बाहर नहीं आती है सक्रियता के तौर पर, यानी कि 2 ध्रुवों के बीच अब बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले चूंकि मुलायम सिंह यादव की बात हो रही है, देखिए मुलायम सिंह यादव ने अपने लिए बड़ी लकीर खींची, लंबी लकीर खींची, कामयाबियों की नई नई कहानियां भी उन्होंने खुद अपने लिए गढ़ी और उसको बड़ा किया, देश के बहुत बड़े नेता के तौर पर पहचान बनाई। लेकिन अयोध्या में कार सेवकों पर जो गोलियां बरसाई गई थीं, उसको लेकर बार बार वो निशाने पर भी रही हैं। यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अपने जननेता को विदाई देने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में इस वक्त सैफई में मौजूद हैं। प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार के श्रद्धांजलि अर्पित करके वहां पर मौजूद हैं। दूसरी तरफ किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए हैं। धरती से लेकर आसमान तक अपने धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के इस निधन पर शोक व्यक्त कर रहा है। दुख में है कार्यकर्ता, गमगीन है। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अब अर्थी पर माननीय मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को रखा जा चुका है और वहां पर भारी तादाद में ऐसे कार्यकर्ता उमड़े हुए हैं जो अपने मोबाइल कैमरे में उनकी तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं, ताकि जब वो सैफई से वापस अपने घर को जाएं तो फिर वहां पर इन यादों को संजोकर अपने साथ हमेशा के लिए रख सकें। ये तस्वीरें अब आपके सामने हैं। उनकी अर्थी को कंधा दिया जा रहा है। अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, परिवार के तमाम बाकी सदस्य मुलायम सिंह यादव की अर्थी को कंधा देते हुए और अब उनका पार्थिव शरीर यहां से सीधे अंतिम संस्कार के लिए जाता हुआ इन तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें अब सामने हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि कैसे काफी ज्यादा भीड़ है वहां तक। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को कंधा दिया जा रहा है और अर्थी पर अब उनका शरीर आगे की तरफ बढ़ता हुआ उनका पार्थिव शरीर अब यहां से लेकर जाया जाएगा उस जगह पर जहां पर उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं इसके लिए। और अब जैसा कि हम तस्वीरों में आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहां पर हर कोई, जो नीचे लोग मौजूद हैं वो फूलों की बारिश कर रहे हैं, जो ऊपर मंच पर लोग मौजूद हैं वो भी फूलों की बारिश करते हुए और माननीय नेताजी अपने प्रिय मुलायम सिंह यादव को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ से सीधे आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो भारी भीड़ थी, अब ये सारी भीड़ शिफ्ट कर रही है उस जगह पर जहाँ पर नेताजी को मुखाग्नि दी जाएगी। लाखों की तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का हुजूम सुबह से ही उमड़ा हुआ है। और अब आप देख पा रहे हैं मंच किस तरह से, मंच पर भी सैकड़ों की भीड़ है और वहां पर हर कोई अपने नेताजी की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। अखिलेश यादव कंधा देते हुए और अब उनके पार्थिव शरीर को अर्थी पर लेकर जाया जा रहा है अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम विदाई देने के लिए। यकीनन अब उस मोक्ष की प्राप्ति की ओर नेताजी का वो कदम
इस दुनिया में जो आता है वो एक ना एक दिन जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी सिर्फ ख़त्म नहीं होती, उनकी ज़िंदगानी के समाप्त हो जाने के बाद आपको बताते चले पूरा का पूरा आकाश रो पड़ता है और धरती उससे गमगीन हो जाती है। वही तस्वीरें इस वक्त हम मुलायम सिंह यादव के इस अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में देख पा रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश की जा रही है। अपने नेताजी को अंतिम विदाई देने में कोई कोर कसर ये लोग छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे व्यक्तिगत लगाव नेताजी का था। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको वो नाम लेकर पुकारते थे, कहीं अगर उनको वो देख लेते थे तो। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और अब नेताजी के पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानियों को बयां करती हुई। पहली बार 1989 में जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, भारतीय जनता पार्टी के भी सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनता है। उसके बाद जब बाबरी विध्वंस का कांड होता है, दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं रथ यात्रा के दौरान से ही, और फिर वो आगे बढ़ते हुए राजनीति में नए सियासी चेहरे की तलाश करते हुए कांशीराम के साथ जाते हैं। अलग अलग पार्टियों, समय समय पर सोनिया गांधी का विरोध भी उनकी ओर से किया गया। हालांकि फिर वो वक्त अब गुजरे ज़माने की बात हो गई, लेकिन उसके बाद हम सब ने देखा कैसे कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट पर वो केंद्र में मंत्री भी बनते हैं। वो मुलायम सिंह यादव आज जब यहाँ से अंतिम विदाई ले रहे हैं तो पूरा मुल्क उनको एकटक निहारता हुआ, देखता हुआ कि जब एक जननायक विदा लेता है तो फिर उस समय की तस्वीर, उस समय का सूरत हाल, उस समय की तासीर क्या कहती है, और वही इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं। भूपेंद्र, मैं चाहूँगी कि अगर आप कैमरा दिखा सके, हालांकि बहुत मुश्किल होगी, भीड़ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पीछे जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी यहाँ पर इस भीड़ को संभालने में भी, और नेताजी की पार्थिव को लेकर अब आगे बढ़ा जा रहा है। जो अर्थी पर उनका जो शरीर है वो बिल्कुल चिर निद्रा में लीन है, एक अलग ही दुनिया में जा चुके हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। लेकिन उनको अंतिम विदाई देने के लिए आप देखिए उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो किस तरह से यहाँ पर उमड़े हुए हैं और सभी उनको विदाई देने के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसा कि इन तस्वीरों में देवांग का सीधे रुख करते हुए, देवांग, ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। अर्थी पर बिल्कुल चिर निद्रा में लीन है मुलायम सिंह यादव और अब उनके पार्थिव को लेकर जाया जा रहा है मुखाग्नि देने का आगे का जो कार्यक्रम होगा उसके लिए। दिबांग जी हाँ चित्रा, जो आप कह रही थी उनको उन भावों को बहुत अच्छा समेटा है कबीर ने। कबीर का एक दोहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बने जंजीर। यानी जो भी यहाँ आया है उसको जाना ज़रूर है। और जब भी मैं इस ऐसे मौक़ों पर पहुँचता हूँ मुझे बहुत याद आती है ये बात, और एक वो भाव आता है जिसे शमशान श्राद्ध का भाव कहा जाता है, जिसमें आप अच्छी बातें सोचते हैं, सत्कर्म करने के बारे में सोचते हैं। मेरे ख्याल से वही एक भाव यहाँ लोगों को आ रहा होगा। आप मुख्यमंत्री हों, आप आम आदमी हों, राजा हों, रंक हों, सबको जाना एक दिन है और वही ये क्षण है। और आप देखिए कि उसके बाद सब अब जा चुके हैं पीछे मैदान की तरफ, लेकिन लोग अभी भी वहाँ जमे हुए हैं, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा है। ये एक बड़ी बात दिखाई दे रही है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से ये जो भाव है कि एक दिन सबको जाना है, शायद ये उसी का असर है। उसी की वजह से सब इस समय स्तब्ध हैं, देख रहे हैं, दुख में हैं, अपनी यादों में हैं, पुरानी बातों को सोच रहे हैं। ये भाव वहाँ पर होंगे। हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और पूरे परिवार ने, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर उनको धर्मेंद्र को हम देख ही रहे थे, धर्मेंद्र, अखिलेश और भाइयों ने भी उनको कंधा दिया होगा। फिर मुखाग्नि दी जाएगी। एक ऐसी यात्रा, अनंत यात्रा के लिए जा रहे हैं मुलायम सिंह यादव। कुछ लोग आप देख रहे हैं दाएं बाएं चढ़े हुए हैं, ज़्यादातर लोग मंच पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही भावुक करने वाले क्षण होंगे, ख़ासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने बहसों में, जिन्होंने चुनाव में कितनी बार मुलायम सिंह यादव का समर्थन किया होगा, मुलायम सिंह यादव की तरफ से बात की होगी। उन सब के लिए लगातार जो जुड़े होंगे, जो उनके परिवार के होंगे, उन सब के लिए जो उनकी सिक्योरिटी फोर्स में लगे होंगे, उन सब के लिए ये बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है चित्रा।
बिल्कुल सही कहा दिबांग आपने। आशीष, सीधे आपका रुख करते हुए, जो आया है वो एक दिन जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम सब जानते हैं कि कितनी जिंदगी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी मुलायम सिंह यादव को। कोरोना से वो पीड़ित हुए, कोरोना को हराए, फिर उसके बाद अलग अलग तरह की बीमारियों से लगातार वो ग्रसित रहे, लेकिन हर बार उसको मात देते थे। लेकिन इस बार 82 साल की उम्र में ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। शायद यही कारण रहा कि कल उन्होंने गुरुग्राम में अंतिम सांस ली। लेकिन इसी के साथ एक नेता जब जननायक बन जाता है, उसकी जो छवि उभरती है, देखिए ये जो सैफई की मिट्टी है, इसी मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए। इसी सैफई की मिट्टी में न जाने कितने पहलवानों को उन्होंने मात दी, मात खाई भी होगी। इसी सैफई की मिट्टी में राजनीति का कहरा सीखकर वो आगे बढ़े और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसी सैफई की मिट्टी ने उनका राज तिलक किया जब वो रक्षा मंत्री के तौर पर जाने गए। एक बार फिर से मौका आया साल 2000 के बाद, जब इसी मिट्टी ने उनका फिर से तिलक किया और राज तिलक होने के बाद वो सत्ता संभालते हैं। हालांकि 2007 में बहन मायावती की सरकार से उनको पटखनी खानी पड़ती है। एक लंबा इतिहास भी रहा है, लेकिन जो लोग उनसे जुड़े रहे हैं बेहद करीब से, वो जिस शिद्दत से आज उनको याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों को नेता बनाने का काम भी नेताजी की ओर से किया गया है। यही कारण है कि वो चुंबकीय आकर्षण, जब भारी भीड़ अपने नेताजी से मिलने के लिए इस तरह से व्याकुल है। आशीष, चित्रा, आपके साथ जो हजारों की संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, उनमें तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी महिलाएं, आपने थोड़ी देर पहले दिखाया भी था कि कितनी महिलाएं कतार में वहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को। आपको अच्छी तरह से याद है कि कई बार उन्होंने महिलाओं को लेकर के ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर के काफ़ी बड़ा विवाद भी हुआ। उसके बावजूद उस कैरेक्टर का ये मास अपील देखिए कि वही महिलाएं जिनको लेकर के इस तरह की खबरें बनी कि मुलायम सिंह के कुछ बयानों को लेकर के नाराज़गी थी महिलाओं में, उसके बावजूद उनका ये अपील है कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों जब लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, हज़ारों में महिलाएं भी हैं, तो जो आकर्षण था उनका, उनके व्यक्तित्व का, वो हर बाउंड्री को सरपास कर जाता था। उनके व्यक्तित्व में अगर मुझे लगता है चित्रा, पिता और पुत्र के संबंध की भी हमको बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव के लिए सोचिए कि कितने बड़े सपोर्ट सिस्टम उनके पिता, जिन्होंने उनको राजनीति सिखाई, उनको इस कदर इस आयाम तक पहुंचाया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको खुद जिसका आप जिक्र कर रही थी, आप उस दौर को याद करिए जब उनको चुनना था कि उनका उत्तराधिकारी कौन हो, शिवपाल सिंह यादव हो या अखिलेश यादव, उन्होंने अपने बेटे को चुना और उसके बाद उसी बेटे के साथ, चित्रा माफ कीजिएगा छोटी सी बात बस, उसी बेटे के साथ सिंबल की लड़ाई भी लड़ी। तो कॉन्ट्रडिक्शन थे ज़रूर, लेकिन निश्चित तौर पर इतनी बड़ी उनकी काया थी कि जिसका नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं अपनी तरफ से नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। मायावती के साथ आप रिश्तों की बात कर रही थी, अगर आप इजाज़त दें, आप सोचें उसी मायावती के साथ उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को अलायंस करने की इजाज़त दी, जिस मायावती ने उन पर गेस्ट हाउस कांड के वक्त आरोप लगाया था कि मुलायम सिंह ने अपने गुंडे भेजे थे मुझे जान से मारने के लिए। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रडिक्शंस, लेकिन पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आती थी कि किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, कभी राजनीतिक मतभेद रहे हो, दैट डज नॉट मीन दैट द टू पार्टीज कैन नॉट कम टुगेदर। तो मुझे लगता है कि बड़े प्रैग्मेटिक थे, बहुत प्रैक्टिकल थे और उनको पता था कि किस वक्त क्या निर्णय पार्टी और सरकार के हित में जाएगा, उस तरह के फैसले किया करते थे। आम जन के बीच में थे। सैफई में आप खड़ी हैं, एक बार नहीं चित्रा, आप खुद सैफई कितना दौरा कर चुकी हैं। सैफई के अंदर विश्वविद्यालय बनाना, सैफई में हॉस्पिटल बनाना, बड़े बड़े स्कूल्स खोलना, वहाँ की सड़कें देखिए, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, तो उन्होंने सैफई के लिए किया भी तो इतना कुछ है, मैनपुरी के लिए, इटावा के लिए, आसपास के इलाकों के लिए, कि वहाँ के तो अनडिस्प्यूटेड गॉड है लोगों के लिए। और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी संख्या में लाखों लोग भाव विभोर हैं और निश्चित तौर पर कई जेनरेशन्स तक अब उनको मिस किया जाएगा। कोई छोटा मोटा नेता नहीं था चित्रा, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़े नेता थे मुलायम सिंह यादव, जिनको अब भारतीय राजनीति में बहुत बुरी तरह से मिस किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा मुलायम सिंह यादव के दौर पर, तो किस तरह से गरीबों के मसीहा के तौर पर उनको याद किया जाएगा, जिक्र आएगा। उनके प्रशंसक इस बात को मानते हैं। अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जब एक जननायक विदा लेता है तो किस तरह से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सभी के चेहरे पर उदासी को आप टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि एक नायक जब विदाई ले रहा होता है तो किस तरह से पूरा का पूरा माहौल ऐसा लगता है कि मुरझा सा गया है। ये तस्वीरें बस कुछ ही पलों में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। जितनी भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती हैं उसको मंच पर पूरा कर लिया गया है और अब ये अर्थी सीधे उस दिशा की ओर बढ़ती हुई जहां पर अंतिम संस्कार के अंतिम पड़ाव को तय किया जाना है।
यात्रा पर निकल चुके हैं मुलायम सिंह यादव। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अखिलेश यादव उन्हें कंधा देते हुए, परिवार के बाकी सदस्यों ने भी अर्थी को कंधा दिया और हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मंच पर पूजा पाठ हुई, मंत्रोच्चार किया गया और अब मुखाग्नि देने के लिए सीधे उस स्थान पर यह पूरा काफिला पहुंचता हुआ जहां से हमेशा हमेशा के लिए सशरीर भी विदा हो जाएंगे मुलायम सिंह यादव। उनकी पूरी जिंदगी ऐसी मिसाल है जिसको सदियों तक याद किया जाएगा। पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर इस प्रदेश में अपनी बड़ी पहचान बनाई। मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में एक अलग जगाकर उन्होंने मजबूती से अपने कदम राजनीति के मैदान में ऐसे रखे, कभी भी फिर पीछे मुड़कर उनकी ओर से नहीं देखा गया। मुलायम सिंह यादव इस प्रदेश के शायद एकमात्र ऐसे नेता रहे जो विरोधियों की तारीफ करने में भी नहीं हिचकते। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने ही शब्दों के जरिए याद किया कि 2013 में जब बीजेपी ने उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया था तो उन्होंने फोन किया था मुलायम सिंह यादव को और उनकी ओर से स्नेह जताते हुए आशीर्वाद दिया गया था। 2019 के आखिरी पार्लियामेंट के सेशन में भी किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम चुने जाने के लिए आशीर्वाद दिया था। हालांकि इसको लेकर उनकी पार्टी सहज नहीं थी, लेकिन नेताजी शायद इन सारी चीजों से ऊपर थे और अपने उसी कद की वजह से न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि विरोधियों के दिलों में भी उनकी खास जगह थी। यही कारण रहा कि हम सब ने देखा एक सिरे से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कांग्रेस पार्टी के हों, तमाम दूसरे दलों के नेता हों, सब कोई नेताजी को अपने अपने शब्दों में याद कर रहा है, अपने अपने शब्दों में दे रहा है श्रद्धांजलि। देवांग में सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि उनकी अंतिम यात्रा अंतिम पड़ाव के लिए निकल चुकी है और ये अंतिम पड़ाव बस कुछ ही पलों में पंचतत्व में उनका पूरा शरीर विलीन हो जाएगा। इन तस्वीरों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी क्योंकि यकीनन एक ऐसे व्यक्ति, सैफई का ये वो मैदान, सैफई की ये वो जगह जहां पर अपना बचपन बिताया नेताजी ने, लेकिन आज इसी मैदान में, इसी मिट्टी में वो हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। दिबांग जी हाँ, चित्रा आप जो कह रही, मैंने अभी आपको बताया जो कबीर का दोहा है, आया है सो जाएगा। एक और कबीर का दोहा है, वो भी ऐसे मौक़ों पर अक्सर याद आता है। वो पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा तारा ज्यों प्रभात। पानी के बुदबुदे की तरह है ये मानव शरीर, इतना फ्रेजाइल है। जैसे तारे छुप जाते हैं, सुबह प्रातः होते ही तारे आसमान से छुप जाते हैं, उसी तरह से ये चला जाता है। ये भाव है, यानी समय रहते चेतना ज़रूरी है, समय रहते अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, समय रहते अपने जितने काम निपटाने हैं वो निपटाने ज़रूरी हैं, समय रहते जिन लोगों को धन्यवाद बोलना है वो धन्यवाद बोलना ज़रूरी है, समय रहते जिन लोगों को सलाम करना है उनको सलाम करना ज़रूरी है, समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ज़रूरी है। ये सारे भाव ऐसे मौक़ों पर आते हैं क्योंकि एक बार जब विदाई हो जाती है, फिर विदाई हो जाती है, फिर वो मौका नहीं रहता, फिर वो बात नहीं रहती। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा धन्यवाद करो उन लोगों का जिन्होंने आपकी मदद की, जिन्होंने आपको सिखाया, पढ़ाया, उनको धन्यवाद करो। तो ये भाव ऐसे मौके पर अक्सर आते हैं और यही भाव मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठे आ रहे हैं और इसी को शमशान श्राद्ध कहा जाता है कि शमशान में जब आप जाते हैं। जो बातें आप कह रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। मुलायम सिंह यादव का ये जो पार्थिव शरीर है, ये जो अंतिम यात्रा है, अपनी अंतिम पड़ाव पर बस कुछ ही पलों में पहुंच जाएगी, लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक अपने विपरीत विचारधारा वाले नेताओं के साथ भी मुलायम सिंह यादव के किस तरह के संबंध रहे हैं। शायद यही वजह है कि जैसे ही उनके मृत्यु की खबर सामने आती है उसके बाद गुजरात में रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अपने ही शब्दों के जरिए उनको याद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने वो याद किया और ऐसा मौका याद किया जब उनके आसपास बैठे हुए लोग भी नहीं समझ पाए कि मुलायम सिंह क्या कहने वाले। हम देख सकते हैं वहाँ जिस तरह की प्रतिक्रिया थी सोनिया गांधी की जब उन्होंने मुलायम सिंह जी ने अपनी बात रखी। ये एक मुलायम सिंह जी की खास बात रही कि वो बहुत लोगों को अपने साथ रखते थे। एक पॉलिटिक्स में जो कहा जाता है कि कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, वो वाली बात हम उनमें देख सकते हैं। आप देखें तो जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, चरण सिंह ने उनको नहीं बनाया था, राम नरेश यादव को वहाँ मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था, बनारसी दास उसके बाद मुख्यमंत्री बने, फिर वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने। और जब वीपी सिंह मुख्यमंत्री बने तो एक बड़ा उन्होंने कार्यक्रम किया जिसमें एनकाउंटर हो रहा था डकैतों का। इन्होंने पूरी 400 डकैतों की एक लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर कहा कि आप ये पिछड़ों के साथ जाति कर रहे हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। इतने ज़ोर से उन्होंने उस बात को उठाया। उसके बाद उनकी जांच भी हुई
तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा और वहीं से दोनों के बीच में एक तरीके से ठीक है। टकराव शुरू हुआ। और अगर आपको याद हो तो वीपी सिंह ने इस्तीफा दिया जब उनके बड़े भाई जस्टिस आपके पास महत्वपूर्ण बातें आप बता रहे हैं यहाँ पर। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं। माननीय नेता मुलायम सिंह यादव हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। नेताजी क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।